नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी डिजिटल रुपी, ई रुपी या सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एग्जाम के नजरिए से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1, ये डिजिटल रुपी यानी ई रुपी क्या है? What is the digital rupee, e-rupee? Option A. A private cryptocurrency listed on Indian exchanges. Option B. A digital wallet application developed by commercial banks. Option C. India Central Bank Digital Currency, CBDC, which is a digital form of the physical rupee. Option D. A new version of the Unified Payments Interface, UPI, for international transactions. सही जवाब है ऑप्शन सी। डिजिटल रुपी या ई रुपी भारत का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे सीबीडीसी कहते हैं। ये हमारे फिजिकल यानी कागज के रुपए का ही एक डिजिटल रूप है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करता है। सोचिए, जैसे आपके पर्स में 10 रुपए का नोट होता है, वैसे ही ये आपके डिजिटल वॉलेट में 10 रुपए का डिजिटल नोट है। इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है और इसे आरबीआई की गारंटी मिली हुई है। अगला सवाल ई रुपी से पेमेंट करने के एक खास तरीके के बारे में है। सवाल 2, ई रुपी का इस्तेमाल करके दुकानदारों को पेमेंट सीबीडीसी क्यूआर कोड या फिर कोड को स्कैन करके किया जा सकता है। Payments to merchants using e-rupee can be made by scanning either the CBDC QR code or the code available at the respective merchant location. Option A. UPI QR. Option B. PAN QR. Option C. Aadhaar QR. Option D. Bank specific QR. सही जवाब है ऑप्शन ए। ई रुपी पेमेंट्स के लिए यूजर्स या तो सीबीडीसी का अपना क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर जो यूपीआई क्यूआर कोड दुकानदार के पास है उसे भी स्कैन कर सकते हैं। ये इंटरऑपरेबिलिटी इस पायलट का एक बड़ा हिस्सा है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए जहां सिर्फ यूपीआई का क्यूआर कोड लगा है। आप अपने ई रुपी वॉलेट से उसे स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या ई रुपी और कागज के नोट जारी करने का तरीका एक जैसा है? सवाल 3, रिटेल ई रुपी को बनाने और जारी करने का तरीका कागज की करेंसी जारी करने की व्यवस्था जैसा ही है। ये सही है या गलत? The creation and issuance of retail e-rupee is identical to the arrangement for issuance of paper currency. Option A. True. Option B. False. Option C. True, but only for wholesale e-rupee. Option D. False, it is mined like cryptocurrency. सही जवाब है ऑप्शन ए। ये स्टेटमेंट सही है। रिटेल ई रुपी को बनाने और जारी करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कागज के नोटों का होता है। आरबीआई ई रुपी को बनाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंकों और नॉन बैंक्स को जारी करता है। अगर कोई ग्राहक अपने बैंक से 100 रुपए का ई रुपी लेता है, तो बैंक को उतने ही पैसे आरबीआई के पास रखने होते हैं, जैसे वो कैश के लिए रखते हैं। क्या आपको याद है कि रिटेल ई रुपी का पायलट कब शुरू हुआ था? सवाल 4, रिटेल सेगमेंट में आम जनता के लिए ई रुपी का पायलट मोड कब लाइव हुआ? When did the e-rupee issuance, distribution, and usage within the retail segment for members of the public go live in pilot mode? Option A. 1st December 2022. Option B. 1st December 2021. Option C. 1st October 2022. Option D.
1 January 2023. सही जवाब है ऑप्शन ए। रिटेल सेगमेंट के लिए ई-रूपी का पायलट मोड 1 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था। ये एक कंट्रोल्ड लॉन्च था जो शुरू में कुछ चुनिंदा शहरों और बैंकों के साथ शुरू हुआ। मान लीजिए आप उस शहर में थे, तो आप अपने बैंक के ऐप से ई-रूपी वॉलेट के लिए रजिस्टर कर सकते थे। अगला सवाल, आरबीआई इन ई-रूपी पायल्स को क्यों कर रहा है? सवाल 5, ई-रूपी पायल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary aim of the e-rupee pilots? Option A. To immediately replace all physical currency in circulation. Option B. To test the technology, architecture, scalability, and robustness of the entire e-rupee process. Option C. To create a new digital asset for investment and trading. Option D. To provide a government-backed alternative to UPI. सही जवाब है ऑप्शन बी। इन पायल्स का मकसद पूरे ई-रूपी प्रोसेस की टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और स्केलेबिलिटी को टेस्ट करना है। आरबीआई ये देखना चाहता है कि यह सिस्टम असल दुनिया में कितने मजबूती से काम करता है। सोचिए इसे एक टेस्ट ड्राइव की तरह, बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले आरबीआई सब कुछ परख लेना चाहता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। डिजिटल रुपी यानी ई-रूपी भारत की ऑफिशियल सीबीडीसी है। पेमेंट के लिए सीबीडीसी या यूपीआई क्यूआर दोनों स्कैन कर सकते हैं। ई-रूपी जारी करने का तरीका कागजी नोटों जैसा ही है। रिटेल ई-रूपी पायलट 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। पायल्स का मकसद ई-रूपी सिस्टम की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। सवाल 6, ई-रूपी वॉलेट के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the e-rupee wallet are correct? 1. E-rupee wallets can be offered and held by both banks and non-bank institutions. 2. The e-rupee stored in a wallet is considered safe even if the mobile device is lost, as the wallet can be recovered on a new device using the same phone number. 3. The e-rupee wallet application is currently available and supported on both Android and iOS mobile devices. 4. To enhance security, the e-rupee in a wallet cannot be recovered if the physical device it is on is lost or stolen. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। ई-रूपी वॉलेट बैंक और नॉन बैंक दोनों दे सकते हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर मौजूद हैं। और सबसे जरूरी, अगर कोई ग्राहक अपना फोन खो देता है, तो वो अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर यानी सिम से नए डिवाइस पर वॉलेट रिकवर कर सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है, क्योंकि रिकवरी मुमकिन है। अगला सवाल ई-रूपी और यूपीआई के बीच के बड़े फर्क पर है। सवाल 7, एक दावा है कि ई-रूपी और यूपीआई अलग है और कारण है कि ई-रूपी स्टोर ऑफ वैल्यू है जबकि यूपीआई मीन्स ऑफ पेमेंट है। आपका क्या ख्याल है? Consider the following statements. Assertion A. The e-rupee is fundamentally different from the Unified Payments Interface (UPI). Reason R. E-rupee serves as a store of value, a digital form of currency, whereas UPI is a means of payment that facilitates transactions between bank accounts. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D.
A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ दावा और कारण दोनों सही हैं और कारण दावे को सही समझाता है। ई रूपी खुद डिजिटल पैसा है, जैसे आपकी जेब में नोट। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। दूसरी तरफ यूपीआई एक सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट से पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। मान लीजिए ई रूपी क्या है? पैसा। और यूपीआई कैसे है? पैसे भेजने का तरीका। अगला सवाल ई रूपी की प्रोग्रामेबिलिटी फीचर के बारे में है। सवाल 8, ई रूपी के प्रोग्रामेबिलिटी फीचर के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the programmability feature of e-rupee are correct? 1. It allows a sponsor entity, such as a government agency, to ensure that e-rupee funds are used only for a specific, designated purpose. 2. This feature allows rules to be set based on parameters like an expiry date or the user's specific geolocation. 3. The feature can restrict use based on merchant category codes, but it is not linked to a user's credit score. 4. Programmability refers to the user's ability to write custom code to change the e-rupee wallet interface. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब है कि पैसा देने वाला, जैसे कोई सरकारी एजेंसी, इस पर कुछ नियम लगा सकती है। मान लीजिए सरकार ने किसान को खाद खरीदने के लिए ई रूपी दिए। वो ये नियम लगा सकती है कि ये पैसा सिर्फ खाद की दुकान पर ही चले, किसी और जगह नहीं। इसमें एक्सपायरी डेट या जियोलोकेशन भी सेट किया जा सकता है। स्टेटमेंट 4 गलत है। इसका यूजर के इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल, ई रूपी को लीगल टेंडर होने का अधिकार कहां से मिलता है? सवाल 9, डिजिटल रूपी यानी ई रूपी को किस अधिकार के तहत लीगल टेंडर माना जाता है? Under what authority is the digital rupee, e-rupee, considered legal tender? Option A. It is guaranteed by the central government under Section 26 of the Reserve Bank of India, RBI, Act 1934. Option B. It is classified as a legal digital asset under the Information Technology Act 2000. Option C. It is guaranteed by the commercial banks that issue the e-rupee wallets. Option D. It is not considered legal tender. It is a digital utility token. सही जवाब है ऑप्शन ए। ई रूपी को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 के तहत लीगल टेंडर माना जाता है। इसी सेक्शन के तहत कागज के नोटों को भी लीगल टेंडर का दर्जा मिला है, जिस पर केंद्र सरकार की गारंटी होती है। अगर कोई ग्राहक ई रूपी लेता है तो ये आरबीआई की देनदारी है, बिल्कुल एक फिजिकल नोट की तरह। अगला सवाल, ई रूपी वॉलेट को सेविंग्स अकाउंट से क्यों जोड़ा जा रहा है? सवाल 10, ई रूपी वॉलेट खोलने को फिलहाल यूजर के सेविंग्स अकाउंट से क्यों जोड़ा गया है? What is the primary reason that opening an e-rupee wallet is currently linked to a user's savings account? Option A. To ensure the user has enough funds to load the wallet. Option B. To allow the bank to charge monthly maintenance fees. Option C. To facilitate frictionless user onboarding and avoid the need for separate KYC. Option D. To enable the payment of interest on the e-rupee wallet balance. सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका मुख्य कारण है
यूजर की ऑनबोर्डिंग को आसान बनाना और अलग से केवाईसी करने की जरूरत को टालना। अगर कोई ग्राहक पहले से ही बैंक का केवाईसी कंप्लायंट कस्टमर है, तो बैंक को उसका ई-रूपी वॉलेट खोलने के लिए दोबारा पूरी केवाईसी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। ई-रूपी वॉलेट रिकवर हो सकते हैं, भले ही फोन खो जाए। ई-रूपी स्टोर ऑफ वैल्यू है, जबकि यूपीआई मीन्स ऑफ पेमेंट है। प्रोग्रामेबिलिटी से ई-रूपी के इस्तेमाल पर खास नियम लग सकते हैं। ई-रूपी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत लीगल टेंडर है। सेविंग्स अकाउंट से लिंक करने पर अलग से केवाईसी नहीं करना पड़ता। सवाल 11, ई-रूपी वॉलेट इस्तेमाल करने के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements about using the e-rupee wallet are correct? 1. Users can load, redeem, or transfer e-rupee 24 hours a day, 7 days a week. 2. A minimum balance is required to open and maintain an e-rupee wallet. 3. There are no charges or fees associated with using e-rupee or e-rupee wallets. 4. E-rupee wallets pay a low interest rate, similar to a savings account. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। यूजर्स 24 घंटे 7 दिन ई-रूपी को लोड, रिडीम या ट्रांसफर कर सकते हैं और ई-रूपी या इसके वॉलेट के इस्तेमाल पर कोई चार्ज या फीस नहीं है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि कोई मिनिमम बैलेंस जरूरी नहीं है और स्टेटमेंट 4 भी गलत है क्योंकि ई-रूपी वॉलेट में रखे पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलता, बिल्कुल आपकी जेब में रखे कैश की तरह। अगला सवाल, अगर आपके पास ई-रूपी में खुले पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा? सवाल 12, अगर किसी यूजर के पास सही छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो ई-रूपी वॉलेट उस ट्रांजैक्शन को कैसे हैंडल करता है? How does the e-rupee wallet handle a transaction where a user does not have the exact change? Option A. The transaction fails and the user must load the exact denomination first. Option B. The user must send the larger denomination and the merchant manually returns the change via UPI. Option C. The feature of providing the requisite change is available in the e-rupee wallet. Option D. The user can only transact in the specific denominations, example, rupees 20, they hold. सही जवाब है ऑप्शन सी। ई-रूपी वॉलेट में छुट्टे पैसे यानी चेंज देने का फीचर मौजूद है। मान लीजिए किसी ग्राहक को 15 रुपए देने हैं, लेकिन उसके वॉलेट में सिर्फ 20 रुपए का डिजिटल नोट है। वो 15 रुपए एंटर करेगा, दुकानदार को 15 रुपए मिल जाएंगे और बाकी के 5 रुपए यूजर के ई-रूपी वॉलेट में वापस आ जाएंगे। अब रिटेल से हटकर चलिए होलसेल सीबीडीसी को समझते हैं। सवाल 13, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स रिटेल सीबीडीसी और होलसेल सीबीडीसी के बीच सही फर्क बताते हैं? Which of the following statements correctly differentiates retail CBDC from wholesale CBDC? 1. Retail CBDC is intended for the general public, while wholesale CBDC is for financial institutions. 2. Retail CBDC is used for everyday transactions, while wholesale CBDC is for interbank settlements. 3. Retail CBDC aims for financial inclusion, while wholesale CBDC focuses on financial system infrastructure. 4. Retail CBDC uses smart contracts, while wholesale CBDC does not. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C.
1 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। रिटेल सीबीडीसी यानी ईरूपीआर आम जनता के रोजमर्रा के लेनदेन के लिए है। वहीं होलसेल सीबीडीसी यानी ईरूपीडब्ल्यू बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंकों के लिए है, ताकि वे आपस में बड़े सेटलमेंट कर सकें। इसलिए रिटेल का फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन है और होलसेल का फोकस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। स्टेटमेंट 4 गलत है, क्योंकि होलसेल सीबीडीसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगला सवाल, होलसेल सीबीडीसी पायलट में किन चीजों को टेस्ट किया जा रहा है? सवाल 14, होलसेल सीबीडीसी यानी ईरूपीडब्ल्यू पायलट में कौन से 2 यूज केस टेस्ट किए जा रहे हैं? What are the 2 ongoing use cases being tested in the wholesale CBDC ईरूपीडब्ल्यू pilot? 1. Fund settlement of secondary market transactions in government securities. 2. Cross-border remittance payments for retail customers. 3. Settlement of interbank lending and borrowing in the call money market. 4. Direct benefits transfer (DBT) for government schemes. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1 and 2 only. Option D. 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए। होलसेल सीबीडीसी पायलट में फिलहाल 2 चीजें टेस्ट हो रही हैं। पहला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस का फंड सेटलमेंट, और दूसरा, कॉल मनी मार्केट में बैंकों के बीच इंटरबैंक लेंडिंग और बोरोइंग का सेटलमेंट। सोचिए, एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए लोन लेता है, तो उसका सेटलमेंट ईरूपीडब्ल्यू से किया जा रहा है। अगला सवाल, रिटेल ईरूपी पायलट में कितने बैंक शामिल हैं? सवाल 15, रिटेल ईरूपी पायलट के लिए सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश करने वाले कितने बैंक फिलहाल लिस्टेड हैं? How many banks are currently listed as offering CBDC wallets for the retail e-rupee pilot? Option A. 14. Option B. 15. Option C. 10. Option D. 12. सही जवाब है ऑप्शन बी। मौजूदा जानकारी के मुताबिक रिटेल ईरूपी पायलट में 15 बैंक लिस्टेड हैं, जो अपने ग्राहकों को सीबीडीसी वॉलेट ऑफर कर रहे हैं। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और दूसरे कई बैंक शामिल हैं। अगर कोई ग्राहक इन बैंकों का कस्टमर है, तो वो पायलट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। ईरूपी वॉलेट 24 घंटे फ्री हैं, पर इन पर ब्याज नहीं मिलता। ईरूपी वॉलेट में छुट्टे पैसे देने का फीचर मौजूद है। रिटेल सीबीडीसी आम जनता के लिए है, होलसेल बैंकों के लिए। होलसेल पायलट में जीसेक सेटलमेंट और कॉल मनी मार्केट शामिल है। रिटेल ईरूपी पायलट में 15 बैंक लिस्टेड हैं। सवाल 16, होलसेल सीबीडीसी यानी ईरूपीडब्ल्यू पायलट में बैंक और नॉन बैंक मिलाकर कुल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? How many participants, including banks and non-banks, are currently in the wholesale CBDC ईरूपीडब्ल्यू pilot? Option A. 14. Option B. 15. Option C. 10. Option D. 12. सही जवाब है ऑप्शन ए। होलसेल सीबीडीसी यानी ईरूपीडब्ल्यू पायलट में फिलहाल 14 पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं। इन 14 में बैंक और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस दोनों शामिल हैं।
ये पार्टिसिपेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉल मनी मार्केट के सेटलमेंट के लिए इस सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। अगला और आखिरी सवाल होलसेल सीबीडीसी के बारे में एक और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। सवाल 17, होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई-रूपी के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding wholesale central bank digital currency (e-rupee) are correct? 1. It is a digital currency designed for use by financial institutions and intermediaries for interbank settlements. 2. A key objective is to enhance the efficiency, speed, and security of wholesale payment systems. 3. It is expected to reduce transaction costs by preempting the need for a settlement guarantee infrastructure. 4. It is primarily intended for the general public to enhance financial inclusion. Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। ई-रूपी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे आपस में बड़े सेटलमेंट कर सकें। इसका मकसद पेमेंट सिस्टम को ज्यादा कुशल और सुरक्षित बनाना है। साथ ही इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने की उम्मीद है क्योंकि ये सेटलमेंट गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को खत्म कर सकता है। स्टेटमेंट 4 गलत है क्योंकि आम जनता और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मकसद रिटेल ई-रूपी का है, होलसेल का नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सेशन से आपको डिजिटल रूपी के रिटेल और होलसेल कॉन्सेप्ट्स में पूरी क्लैरिटी मिली होगी। देखिए, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट याद रखिएगा, ई-रूपी खुद एक स्टोर ऑफ वैल्यू है जबकि यूपीआई एक मीन्स ऑफ पेमेंट है। अगर ये क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।